हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सोशियोलॉजिकल सनी। आज हम लोग यूपीएससी 2025 सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो क्वेश्चन है वो एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एनालिसिस में होता क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आया है वो दिखाएंगे या फिर जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका आंसर क्या होना चाहिए था वो समझाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आंसर या क्वेश्चन समझने के लिए तो पूरा साल पड़ा है। एनालिसिस में जो किया जाता है कि कुछ यर्डस्टिक होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग उस स्पेसिफिक यर्डस्टिक या फीचर जो भी कहिए वो चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे ही हम लोग इस चीज को समझ लेंगे वैसे क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा एनालिसिस करना कि क्वेश्चन उसका जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी फीचर वगैरह है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप लोग एक बार ध्यान से ये सब सुन लीजिए। इसमें वक्त भी लगेगा थोड़ा, बट आप जो सीख लेंगे उसके बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के आप खुद ही एनालिसिस कर पाएंगे। ऐसा वीडियो देखने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आप यार्डस्टिक समझ लीजिए। ओके, देखिए सबसे पहले तो आता है इन सोशियोलॉजी कि क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में बैलेंस था कि नहीं। इसका मतलब यही है कि बैलेंस्ड क्वेश्चन मींस के क्लासिकल थ्योरीज, कंटेम्पोररी जो इश्यूज है, इंडियन सोसाइटी, इन ये सब चीजों से पेपर 1 और पेपर 2 में बैलेंस क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन आया है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में यह देखा जाता है एप्लीकेशन बेस्ड है कि नहीं। मतलब कि क्वेश्चन जब आपको मिलता है, होता क्या है कि अभी ज्यादातर देखा जाता है कि जो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। दैट मींस कि अभी की सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है वो सब चीज से आप लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या एप्लीकेशन बेस्ड थे या फिर कुछ स्ट्रेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। देखिए अब पेपर 2 में कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि आपको पेपर 1 से खींचना पड़ता है कि इन थियोरिस्ट ने इस चीज के बारे में ऐसा कहा था। दैट इज द इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। देखा जाता है कि पेपर 1 में पेपर 2 का उतना ज्यादा मतलब कि रेफरेंस नहीं लाया जाता है, बट पेपर 2 में हम लोगों को पेपर 1 का बहुत ज्यादा रेफरेंस हम लोग लाते हैं, क्योंकि पेपर 2 में ऐसे ही कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि हाँ हम लोग वहां पे थिंकर का पार्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम लोग उस चीज को समझा नहीं पाएंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये कितना आया था क्वेश्चन में, बेसिकली इन पेपर 2। ओके, कास्ट एंड इनइक्वालिटी कोर थीम माना जाता है कि ये जो कास्ट, इनइक्वालिटी, स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब है, हायरार्की, ये यूपीएससी का फेवरेट कोर थीम है। तो इस थीम से इस साल भी कितना ज्यादा क्वेश्चन दिया गया था। ओके, क्या नया कोई थीम हमारे सामने आया है कि रिपीटेटिव वे में पेपर 1 में और पेपर 2 में वही सवाल बार बार किया जा रहा है, ऐसा कुछ सवाल है कि नहीं। ओके, इमेजिंग कुछ थीम आया है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहला पार्ट खत्म हो गया कि एनालाइजिंग वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग एनालाइज करते हैं हम लोग ये सब चीज देखते हैं। और भी कुछ चीज है, देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में चले जाएंगे, तब तो इजी ही इजी है, हम लोग अच्छे तरह से समझ पाएंगे। ओके, कंटिन्यूटी प्लस सरप्राइज एलिमेंट्स। दैट मींस कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि स्टैटिक और कुछ क्वेश्चन होते हैं कि डायनामिक। तो डायनामिक मींस के सरप्राइज एलिमेंट्स के, अरे ये एक फुल टॉस सवाल है, ये एक बाउंसर है, कि कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सरप्राइजिंग एलिमेंट इन क्वेश्चन कितना था। ठीक है, क्या उसमें क्रिटिकल इवोल्यूशन मांगा जा रहा है। कितने सारे क्वेश्चन में क्रिटिकली इवेल्युएट ऐसा लिखा हुआ है कि मेरे को बोल रहा है कि आप क्रिटिकली इवेल्युएट करो। ठीक है, कमेंट वगैरह नहीं, क्रिटिकली इवेल्युएट करो, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ऐसे कितने सारे क्वेश्चन है। क्या जीएस पेपर के साथ कुछ ओवरलैपिंग थे। आप लोगों को पता होगा कि जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, जीएस 2 पेपर उसमें से कुछ हिस्सा एथिक्स पेपर, ऐसे पेपर उसमें से कुछ कुछ हिस्सा सोशियोलॉजी का भी आता है। तो क्या वहां से कुछ चीज हम लोग को ओवरलैप देखने को मिला। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, पॉवर्टी, एटीसी। ओके, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, एटीसी। डिफिकल्टी लेवल कितना था। क्या हम लोग कह सकते हैं कि टफ था, मॉडरेट था, टफ टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, कितना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इसका था। और रिपीट टेंडेंसी कितना था। क्या क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। देखिए मैं आपको कहता हूं कि यूपीएससी बेसिकली क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, क्वेश्चन को बदल देता है। तो जिसको आंसर पता है, क्वेश्चन जितना भी कोई बदल दे वो लिख के आ पाएगा। राइट, तो वही बात है कि वो भी समझने की कोशिश करना, क्या क्वेश्चन रिपीट आ रहा है। दैट इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो सोशियोलॉजी क्वेश्चन हम लोग ऐसे अभी
एनालाइज करेंगे पेपर 1 पेपर 2। ओके, चलो अभी हम लोग डायरेक्ट सवाल पे चले जाते हैं। अब सवाल को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आप पेन और कॉपी लेके बैठो और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप नोट करते रहो, ताकि क्या होगा कि ये वीडियो खत्म होगा आपको समझ आ जाएगा कि कहां से क्या क्या सवाल पूछे गए थे। अब क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो तो हम पूरा साल तक पढ़ेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 में चले जाते हैं। हम लोग आ गए पेपर 2 में। हम लोग को ये पता है कि पेपर 2 में 3 डिवीजन होता है। जैसे मान लीजिए कि पेपर 1 में होता है कि फंडामेंटल, पूरा ही फंडामेंटल पार्ट है, उसके अंदर वो सब टॉपिक अलग है, सोशियोलॉजी एज डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी एज साइंस, ऐसे। बट यहाँ पे 3 अलग अलग पोर्शन रहता है। क्या है, एक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, एक है सोशल स्ट्रक्चर, एक है चेंज। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये तो बहुत लेंदी है पेपर 2, मैंने अलग करके ही रख दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझने में या फिर नोट करने में आसानी हो। बाकी वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है वो आप खुद नोट कर लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल कहां से आया है, टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। मतलब कि ये जो हम लोगों का बुक व्यू था, बुक व्यू से ये सवाल पूछा गया है। हम लोग बुक व्यू जब भी नाम लेंगे हम लोगों के आपको के सामने आना चाहिए GS घुरे। तो ये पर्सपेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी से क्लियरली दर्शा रहा है कि वहां से ही ये सवाल आया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई दैट द इंडियन ट्रेडिशंस आर मॉडर्नाइजिंग। ऑल्सो जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई कहा गया है। ठीक है, ऑल्सो डिस्कस इज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। तो पहले तो आपको जस्टिफाई करना होगा विद इन 10 मार्क्स, और उसके बाद आपको डिस्कस करना है कि क्या क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इंपैक्ट्स ऑफ कॉलोनियल रूल के अंदर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन से ही ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि एक सवाल आया है 1 जो पार्ट है वहां से, मींस के पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी से, दूसरा सवाल आया है इंपैक्ट से ऑफ कॉलोनियल रूल, तीसरा जो सवाल है वो भी इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल से आया है। क्या सवाल है, अकॉर्डिंग टू यू व्हिच सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हैज प्लेड द मोस्ट इफेक्टिव रोल इन अपलिफ्टिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। देखिए वुमेन वाला एक पार्ट हम लोगों के सामने आ गया। इससे पहले पेपर 1 में भी हम लोगों ने 3 ऐसा जेंडर वाला पार्ट देखा था। ठीक है, तो ये जो सवाल है 1C, ये भी हम लोगों का सेम ही जगह से इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल सोशल रिफॉर्म से ये पूछा गया है। क्योंकि देखिए ये एंगल आप मिस मत कीजिए, एक स्पेसिफिक सवाल उसी का एक जेंडर वाला या वुमेन वाला पर्सपेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड कॉलोनियल पॉलिसीज फॉर द ट्राइब्स अफेक्टेड देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इन इंडिया। तो प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी से ये सवाल पूछा गया है, कॉलोनियल पॉलिसीज एंड ट्राइब्स से। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू एप्रोप्रिएट टू कैरेक्टराइज जीएस घुरे एज प्रैक्टिशनर ऑफ थियोरेटिकल प्लुरलिज्म। तो मतलब कि हम लोग को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जीएस घुरे से 2 सवाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी पर्सपेक्टिव से। तो देखिए पर्सपेक्टिव से हम लोगों को हो गया 1, 2, हम लोगों का इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल से हो गया 2 सवाल, और ट्राइबल कम्युनिटी से यानी कि B3 से 1 सवाल। मैंने ABC जो रखा है, ये A मींस के है जो इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, B मींस के वो जो स्ट्रक्चर है सोशल स्ट्रक्चर, और C मींस सोशल चेंज। तो यहाँ पे A और B से दोनों जगह से सवाल पूछा गया है। हाँ, A1 से 2 सवाल पूछा गया है और A2 से भी 2 सवाल पूछा गया है, B3 से 1 ही सवाल पूछा गया है। तो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगा जो सवाल, वो ये है कि जस्टिफाई द इंडियन ट्रेडिशंस एंड मॉडर्नाइजिंग ऑल्सो डिस्कस। तो पहले तो आपको जस्टिफाई करने को बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप बताओ कि मॉडर्नाइजेशन आया है कि नहीं आया है, ये सब वो सब नहीं, कि जस्टिफाई द इंडियन ट्रेडिशन आर मॉडर्नाइजिंग एंड नाउ राइट द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हम लोगों को पहला सवाल देखने को मिल रहा है, वो ये है कि डू यू थिंक दैट इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस टेक प्लेस थ्रू डिफरेंशिएशन, डू यू ऑब्जर्व कंटिन्यूटीज इन द ऑर्थोजेनेटिक प्रोसेस, एलाबोरेट। ओके, ये सवाल आया है विजन्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया से। और ये जो ऑर्थोजेनेटिक ये जो चेंज है, इनका मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ये बेसिकली रॉबर्ट रेडफील्ड का एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है कि एक स्पेसिफिक चेंज जो एक स्पेसिफिक सोसाइटी से ही आता है। मान लीजिए कि इंडिया का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वहां से ही जो चेंज आता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कास्ट सिस्टम, अब कास्ट सिस्टम के अंदर संस्कृताइजेशन आया ना, एक स्पेसिफिक मोबिलिटी, जिससे हम लोग डोमिनेंट कास्ट का जो रुतबा है वो पाने की कोशिश करते थे। तो देखिए एक स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर ही जो हम लोग चेंज ला रहे हैं उसे हम लोग ऑर्थोजेनेटिक चेंज कहते हैं, जो चेंज हम लोग को देखने को मिलता है। तो सवाल क्या है, डू यू थिंक दैट इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया ऑर्थोजेनेटिक चेंज टेक्स प्लेस थ्रू डिफरेंशिएशन, डू यू ऑब्जर्व कंटिन्यूटीज इन द ऑर्थोजेनेटिक प्रोसेस, इलैबोरेट योर आंसर।
तो ऐसे सवाल लिखना इतने पार्टों में थोड़ा चैलेंजिंग है अगर आपको उसका कंसेप्ट पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि agrarian class structure has been undergoing changes due to modern forces. ये रिपीट क्वेश्चन है, critically examined social classes in India agrarian class structure से ये सवाल पूछा गया कि agrarian जो class structure है ये modern forces की वजह से ये चेंज से गुजर रहा है, ठीक है। रिपीट सवाल है, how same sex marriages are responsible for population डायनामिक्स इन इंडिया। ये सवाल मेरे को नया देखने को मिला, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ किनशिप से ही सवाल पूछा गया है, जो पॉपुलेशन डायनामिक्स जो पोर्शन है वहां से। हाउ सेम सेक्स मैरिजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन डायनामिक्स, ठीक है। आप ये लोग अब ये सब सवाल ना सब होमवर्क की तरह से रख लो। देखिए जितने भी टफ क्वेश्चन है आप उसका मॉडल आंसर ढूंढने जाओगे तो आप लोग गलती कर रहे हो। टफ क्वेश्चन मीन्स क्या कि जो लोग एग्जाम देने गए हैं वो लोग को तो पता भी नहीं है कि अच्छा ऐसा सवाल आएगा, तो वो लोगों ने वहां पे बैठ के उसका मतलब उसका आंसर किया। तो यूपीएससी तो रिपीट नहीं करता है, तो जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे आपको ही वो रियल टाइम में अपने माइंड से जो आता है वो सोच के लिखना होगा उसी स्टिपुलेटेड टाइम में। तो वो चीज का आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोग मॉडल आंसर में मत जाओ। ये सवाल देख के जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप लिख के भेजो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि वहां पे क्या चेंज वगैरह करना है, क्या लिखना है, क्या मतलब के इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, वो बता दूंगा। बट मॉडल आंसर इग्नोर, मॉडल आंसर इग्नोर, एनी काइंड ऑफ वो टॉपर्स नोट्स, गाइड नोट्स, ये सब इग्नोर करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ो, सुनो, जानो, क्लियर करो कॉन्सेप्ट, और जो अपने मन से आता है वो लिखो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल कहां से आया था, तो देखने को मिला कि विजन्स ऑफ सोशल चेंज से एक सवाल आ गया, सोशल क्लासेस से एक सवाल आ गया और सिस्टम ऑफ किनशिप से एक सवाल आ गया। किनशिप से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, पेपर 1 में भी हम लोगों ने देखा और पेपर 2 में भी हम लोगों को वही देखने को मिला, ओके। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशन बिल्डिंग, ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ रिलीजियन इन नेशन बिल्डिंग। अच्छा सवाल है, ठीक है। कहां से ये सवाल पूछा गया है हम लोगों को भी पता है बहुत बढ़िया से कि पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी से ही ये नेशन, सिटीजनशिप, राइट्स, ये सब सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो नेशन बिल्डिंग उसमें रिलीजियन का, उसमें उसके साथ रिलीजियन का एक एंगल बिठा दिया गया कि रिलीजियन का क्या हाथ है, ओके। Do you think that new economic reforms of British rule have disrupted the old economic system of India? बहुत अच्छा सवाल है, रिलेटेड टू हिस्ट्री। हम लोग थोड़ा कह सकते हैं कि हिस्ट्री में जो बढ़िया होंगे सोशियोलॉजी पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, वो लोग ये लिख के आ पाएंगे। Do you think that new economic reforms of British rule have disrupted the old economic system of India? Substantiate your answer with suitable examples. Impact of colonial rule से ये सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। सोशल क्लासेस इन इंडिया वहां से पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ इंडियन न्यू मिडिल क्लास, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड मिडिल क्लास। बहुत 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 मतलब कि कॉमन सवाल है, रिपीट सवाल है। सोशल क्लासेस इन इंडिया का जो मिडिल क्लास वाला पोर्शन है वही से ये सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए अभी तक पेपर 2 में जो देखने को मिला कि क्वेश्चन रिपीट है, इजी है, बट हाँ डिविजन वो लोग ज्यादा रखते हैं ताकि आप लोग तकलीफ में आओ कि आप लोग लिखने के टाइम सोचोगे कि मैं कौन सा चीज कम करूं, कौन सा चीज बढ़ाओ, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज 150 से 250 वर्ड में लिखना होता है। उसको छोड़ के ये सवाल अच्छे आए हैं, ठीक है। कहां से सवाल आए हैं, एक तो आया है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, नेशन हम लोगों ने देख लिया। दूसरा इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल से, इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल से आई थिंक अभी तक हम लोगों ने 3-4 सवाल देख लिया है, ठीक है। और लास्ट जो सवाल आया है वो सोशल क्लास से, B4 से। B4 मींस जो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है वहां से, तो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन से एक, इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी से एक, और लास्ट वाला जो है चेंज वहां से एक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, हु इज सेड टू बी द पायनियर ऑफ विलेज स्टडीज इन इंडिया, ओके। illustratively describe contribution of some Indian sociologists village studies, how their approaches are distinct from each other। तो हम लोगों का ये एक अलग पोर्शन है ही, वो मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी के अंदर रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, तो वहां से ही ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडीज से, ओके। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर इज अ फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये सवाल वो क्लासेस जहां से हम लोग को मिडिल क्लास का क्वेश्चन देखने को मिला उसी स्पेसिफिक चैप्टर से ये सवाल पूछा गया है इंडियन क्लास स्ट्रक्चर से। क्वेश्चन क्या है, इंडियन क्लास स्ट्रक्चर, सॉरी, इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर इज अ फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। देखिए ये सवाल मैं नहीं कहूंगा कि मतलब कि बहुत रिपीट आ चुका है, बट एंगल थोड़ा अलग है। जब हम लोग इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर, मिडिल क्लास स्ट्रक्चर और एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तभी हम लोगों को ये सब चीज मतलब पढ़ना होता है, कंसेप्ट क्लियर करना होता है, ठीक है। तो ये टफ सवाल नहीं है, बस एंगल थोड़ा अलग है, उसी हिसाब से हम लोग को ये लिखना होता है।
व्हाट इज किनशिप ब्रीफली एक्सप्लेन्स जीपी मर्डॉक्स कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ द किनशिप सिस्टम। फिर से किनशिप से सवाल, तो मैं जो कह रहा था आप लोगों से कि किनशिप से बहुत सारे सवाल आए हैं, हम लोगों ने पेपर 1 में भी देखा, पेपर 2 में भी देखा, अभी तक 2-3 सवाल किनशिप से आ गए हैं, ठीक है। तो सब आप मार्क जो वेटेज है वो आप एक साथ करोगे तो एक अच्छा खासा वेटेज इसका रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या टफ है, अभी तक क्वेश्चन टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। रिपीट क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन, कुछ उसमें से कुछ सवालों का मतलब कि एप्लीकेशन पूछा गया है और कुछ क्वेश्चन अब बस घुमा दिया गया है ताकि आप लोगों को लिखने में तकलीफ हो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा ही रहता है। चले जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 ग्रुप बी में, ठीक है। यहां पे सबसे पहले जो सवाल है, द ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम कल्टिवेटिंग टू द नॉन कल्टिवेटिंग ओनर is bringing about transformation in Indian society। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशन। सबसे पहले देख लीजिए कि कहां से आया है, ये वही जगह से आया है कि इंडियन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वहां पे हम लोगों का जो रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर है वहीं से ये सवाल पूरा पूछा गया है, ठीक है। और इससे पहले भी हम लोगों को वहां से 2-3 सवाल देखने को मिला है ऑलरेडी, ओके। तो यहाँ पे लैंड टेन्योर और रिफॉर्म्स जो है पोर्शन के द ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम कल्टिवेटिंग टू नॉन कल्टिवेटिंग ओनर्स इज ब्रिंगिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे ही तो हर एक पॉलिटिक्स हुआ था, जो भी पॉलिटिक्स हुआ था रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ऑफ रूरल सोसाइटी, यहाँ पे ही तो हुआ था। जो भी प्रॉब्लम आया था, जो भी चेंज वगैरह हो रहा था, बस वही जगह से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। Bring out various factors responsible for declining of village industries in India। ये सेम मतलब कि सोशल चेंज उसी का रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन से ये पूछा गया है। तो इससे पहले का जो सवाल था वो था स्ट्रक्चर से, जो स्टैटिक पोर्शन आता है। इसका नेक्स्ट जो सवाल है वो है रूरल और एग्रेरियन सोशल से ही, बट सोसाइटी से ही, बट वो इसका जो चेंज है, जो सी वाला पार्ट है, सोशल चेंज, इंडियन चेंज इन इंडियन सोसाइटी, वहां से ये सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है, ब्रिंग आउट वेरियस फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। 10 मार्क्स, ओके। देखिए हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज सम चेंज ऑकर्ड इन दिस ड्यूरिंग द लास्ट 60 to 70 years। कहां से सवाल आया है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी से, ठीक है। सी मींस चेंज, के चेंज आपसे पूछ रहा है। कभी भी कोई भी सवाल आप देख रहे हो कि चेंज पूछ रहा है तो सी। स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन है, एकदम पहले का जो क्वेश्चन है ये स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, दैट मींस पार्ट बी। और इंडियन सोसाइटी से जो पोर्शन आता है दैट मींस के टेक्सचुअल व्यू, पर्सपेक्टिव, अप्रोचेस, वो हम लोगों का हो गया ए, इंडियन सोसाइटी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ओके, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। तो हम लोग अभी फिर से चले आते इस सवाल में, डिस्कस द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सवाल थोड़ा टफ तो है ही, ठीक है। हैज सम चेंज ऑकर्ड इन दिस ड्यूरिंग द लास्ट 60 to 70 years। पता है टफ क्या है कि ये जो चेंज है पिछले 60 to 70 years में आपसे पूछा जा रहा है, वही चीज 150 वर्ड्स में लिखना, यही मतलब कि टफ है, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइडेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द लेबर माइग्रेंट्स व्हाइल वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर। ये पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन इन इंडिया जो है, चेंज वाला पोर्शन, वहीं से ये सवाल पूछा गया है। इनफॉर्मल सेक्टर से ये सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लेबर माइग्रेंट्स व्हाइल वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो उनका जो प्रॉब्लम है बस वही सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन इन इंडिया, चाइल्ड लेबर से लास्ट सवाल पूछा गया है। Do you think that law has been able to abolish child labor in India? बहुत ही डायरेक्ट सवाल है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे को कौन सा लगा, ये जो 60 to 70 years वाला जो सवाल था, ये मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन ठीक ठाक ही लगा। टफ मैं थोड़ा कहूंगा कि ये जो 5th अभी तक का सेकंड पेपर का ये जो ग्रुप बी है, यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन मेरे को थोड़ा अलग लगा। टफ अगर कहूंगा तो सी थोड़ा टफ था। तो देखिए अभी तक जो चल रहा था इजी टू मॉडरेट, अभी मेरे को ये वाला पोर्शन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे क्या सवाल पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेस्पेक्ट्स हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चेंज द सोशियो-इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया। कहां से सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है स्ट्रक्चर से। वहां पे जो कास्ट सिस्टम है, SC ST इशू है, हम लोग वो भी मान के चल सकते हैं और उसके साथ ये भी मान के चल सकते हैं कि जो
चेंज वाला पोर्शन है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल चेंज से ये सवाल पूछा गया है, क्योंकि देखिए मिक्स है। इन व्हाट रिस्पेक्ट्स हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चेंज द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो चैप्टर का यहाँ पे मिलावट हम लोग देख सकते हैं। देखिए सोशियोलॉजी इज बेसिकली ओवरलैपिंग, तो आप लोगों को भी ये पता है कि हम लोग जो कोई एक टॉपिक पढ़ते तो ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि ये इस चैप्टर का है, इस पोर्शन के, हम लोग ओवरऑल पढ़ लेते हैं। तो जब आप लोग एससी एसटी उनके अंदर क्या क्या चेंज आया है ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी वगैरह जो जब हम लोग पढ़ते हैं, ये वही चीज का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन इन इंडिया, अर्बनाइजेशन से क्या सवाल पूछा गया है, डिस्कस द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। डिस्कस द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन, दैट मींस कि ये क्वेश्चन दिया गया है और मतलब कि चेंज से। डिस्कस द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, डू यू थिंक दैट द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ओनली प्रीकंडीशन ऑफ अर्बनाइजेशन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही अर्बनाइजेशन आया है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये हिस्ट्री में भी थोड़ा सा ये चीज है कि इंडिया में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वो अर्बनाइजेशन आया वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नहीं, ठीक है। तो डिस्कस द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, डू यू थिंक दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ओनली प्रीकंडीशन ऑफ अर्बनाइजेशन, गिव योर आर्गुमेंट्स। बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। Which measures would you suggest for preventing caste conflicts in India? Justify your answer. Which measure would you suggest? Okay, justify your answer, justify भी करना होगा। कहां से सवाल पूछा गया है, चेन से, चैलेंज ऑफ जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है वहां पे क्लास कास्ट कॉन्फ्लिक्ट से ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे एक भी हम लोगों को वैसा टाइप का सवाल नहीं मिला जो हम लोग देख के कह सकते कि टफ है, लिखा नहीं जा सकता, नहीं, ऐसा नहीं है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे पूछा जा रहा है, फर्स्ट व्हाट आर द प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क एंड सपोर्ट सिस्टम ऑपरेटिव इन इंडियन सोसाइटी फॉर द एजेड। ओके, एजेड से भी सवाल आ गया हम लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका, सजेस्ट मेजर्स टू कर्ब डाउन द चैलेंजेस बिफोर केयर गिवर्स ऑफ द एजेड। ओके, तो ऐसे जब एजेड से सवाल आ ही रहा है तो वो ऑब्वियसली चेंज से ही होगा, पॉपुलेशन डायनामिक्स, एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर और इस ईयर भी एजिंग जो प्रॉब्लम है ये बहुत इससे रिलेटेड बहुत सारा कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इसका जो परसेंटेज है इंडिया में वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन आना ही था। व्हाट आर द प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क एंड सपोर्ट सिस्टम, तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों पूछ लिया, एंड सपोर्ट सिस्टम ऑपरेटिव इन इंडियन सोसाइटी फॉर द एजेड, और उसके साथ क्या ऐड कर दिया, सजेस्ट मेजर टू कर्ब डाउन द चैलेंजेस बिफोर केयर गिवर्स ऑफ द एजेड, ठीक है, कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो। नेक्स्ट, एजुकेशनल डेवलपमेंट इज द ओनली panacea for countries all ills and evils, critically examine the above statement with reference to national education policy 2020। देखिए ऐसे जब भी सवाल आता है ना एक स्पेसिफिक कोटेशन को लेके, तो मैं कहता हूं कि देखो आप ये मत सोचो कि ये किसने कहा है, ये किसने कहा है आपको पता है, ये किसने कहा है आपको नहीं पता है, इससे मतलब कुछ मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। और भी मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे लोगों को ना इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता है, जब ऐसे कोटेशन उठाया जाता है तो सवाल समझ नहीं आता है कि पर्सपेक्टिव क्या है, तब आप ना हिंदी पढ़ लो, ठीक है। कि ये जो विकास शैक्षिक विकास के देश के समस्त बीमारियां तथा बुराइयां का एकमात्र उपचार है, तो आपको एटलीस्ट समझ आया कि लिखा क्या है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से आंसर आप लोगों को पता है, आंसर आप लोगों को पता है, इसीलिए ऐसा ही सवाल पूछा जाता है कि आप देखे कंफ्यूज हो जाओ और आप सोचोगे कि इसमें पूछा क्या गया है। इसलिए हर वक्त हिंदी, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन ले रहे हो, हिंदी और इंग्लिश जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश में समझना आए हिंदी पढ़ लो, हिंदी समझना आए इंग्लिश पढ़ लो, कुछ ना कुछ तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये एक ऐसा ही सवाल है, इजी सवाल है कि हाँ एजुकेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिखना होगा हम लोग को, बट अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 के हिसाब से, ओके। और लास्ट क्वेश्चन, हाउ दलित मूवमेंट इन इंडिया हैव फैसिलिटेटेड देयर आइडेंटिटी फॉर्मेशन, एनालाइज। दलित मूवमेंट से ये सवाल पूछा गया, सोशल मूवमेंट जो है, सोशल मतलब के लास्ट वाला जो सी वाला पोर्शन है चेंज, वहां से ही ये सवाल पूछा गया, और जो लास्ट वाला पोर्शन था वो विजन्स मतलब के चेंज से ही पूछा गया था, बट एजुकेशनल एंड सोशल चेंज। तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि लास्ट का जो भी सवाल है वो बेसिकली चेंज से ही आता है। विजन्स ऑफ सोशल चेंज से एक सवाल आ गया, सोशल मूवमेंट से एक चेंज सवाल आ गया, पॉपुलेशन डायनामिक्स से एक सवाल आ गया, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे थे, अच्छे थे, ठीक है, टफ नहीं थे, स्ट्रेट थे, और मतलब कि जो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो अच्छे से लिख आ पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग वहां पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, cite major environmental issues and suggest a few measures
टू अचीव द सस्टेनेबिलिटी। अच्छा क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आई थिंक पेपर 1 में भी हम लोगों को एक क्वेश्चन मिला था देखने को, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी वो सवाल पूछा गया है, यहाँ पे चैलेंज ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो पोर्शन है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सस्टेनेबिलिटी, वहीं से ये सवाल पूछा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, दैट मींस कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से ही वो चीज आएगा, ठीक है। अच्छा इज इट पॉसिबल टू हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये गया एक क्वेश्चन, या आपको बताना है कि पॉसिबल है कि नहीं, आपको क्या लगता है। एटीसी साइट मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज पूछा जा रहा है एंड सजेस्ट अ फ्यू मेजर्स। बहुत मतलब कि चैलेंजिंग है। एक तो इशू पूछा जा रहा है, एक तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप इज इट पॉसिबल, आपको क्या लगता है, इज इट पॉसिबल। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि साइट मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सजेस्ट फ्यू मेजर्स, ठीक है। प्रॉब्लम बताओ और उसका मेजर बताओ कि सस्टेनेबिलिटी को पाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबरर्स has caused the deprivation and resultant inequalities during the recent past year? Elaborate. Okay. Do you think challenges of social transformation, displacement, poverty, inequalities? ठीक है, ये सब मेरे को लगता है कि ये जो आप लोगों का GS1 पेपर है इंडियन सोसाइटी, वो अगर कोई खत्म करके रखेगा ना तो ये सब सवाल वो आसानी से लिख पाएगा, क्योंकि वहां पे भी ये ओवरलैपिंग नेचर है। Do you think that forced displacement of laborers has caused their deprivation and result inequalities during the recent past years? कहां से आया है? Challenges of social transformation, displacement, poverty, inequalities से ये सवाल आया है। क्वेश्चन टफ है? नहीं, टफ नहीं है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलता है, मतलब कि हम लोगों को पढ़ना ही होता है। लास्ट क्वेश्चन, what are the Indian government schemes launched for poverty alleviation after the United Nations Declaration of Sustainable Development Goals 2015? Briefly describe। ठीक है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको पता है वो लिख पाएगा, जिसको पता है नहीं लिख पाएगा, बट हम लोगों को ये सब पढ़ना ही होता है, क्योंकि जो भी ये सब डिप्रीविएशन है, पॉवर्टी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यही है सेकंड पेपर, और वो सब चीज हम लोग पढ़ के ही आते हैं। सवाल बस डिपेंड करता है कि कैसा पूछा गया है, क्योंकि उस टाइम में ऐसे इतने मतलब कि डिवाइडेशन के ऊपर आंसर लिखना ये बस टफ हो जाता है, और नॉलेज अगर है तो कोई भी लिख पाएगा, नॉलेज नहीं है तो वो कुछ नहीं लिख पाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कहां से आया? चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉवर्टी डिप्रीविएशन से भी कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या टफ थे? मेरे को क्वेश्चन में मतलब पेपर 1 लगा इजी टू मॉडरेट, पेपर 2 जो फर्स्ट पोर्शन था ग्रुप ए वो भी लगा इजी टू मॉडरेट, बट जो ये वाला पोर्शन है वो लगा मॉडरेट टू हार्ड। और ऐसा ही होता है, क्योंकि जितना भी आप आगे बढ़ोगे आपका कुछ डायनामिक क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा टफ हो ही जाता है पेपर 2 का जो सेकंड वाला पार्ट है। ओके, जो भी लोग चैलेंज फेस करते हैं वो इसी पेपर में करते हैं, क्योंकि उनको उतना शायद नॉलेज नहीं होता, किसी का बेस क्लियर होता है, बट जो मतलब कि एक्स्ट्रा नॉलेज उनको रखना चाहिए वो उनका क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग को क्या देखने को मिला? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिला? हेवी फोकस क्या दिया गया है? एग्रेरियन स्ट्रक्चर को, ओके, और कास्ट, SC/ST इशू, विलेज स्टडी, इनफॉर्मल सेक्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। थिंकर्स और अप्रोच में आया है GS घुरे, उनका टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव, 2 सवाल मैंने देखा GS घुरे से। विलेज स्टडीज देखा, JP मर्डॉक से सवाल आया था, ठीक है, ये आया था थिंकर्स एंड अप्रोच से। कंटेम्पोररी एंगल से आया सेम-सेक्स मैरिज, ये हम लोग देख चुके हैं, ये क्वेश्चन NEP 2020 से क्वेश्चन आया। माइग्रेशन, एजिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब से SDG से भी मतलब कि 2-3 सवाल हम लोगों को देखने को ही मिला। तो कंटेम्पोररी एंगल में से ये सब चीज कवर होता है, ठीक है। अभी शायद आप लोगों को समझ आ गया है कि आप लोगों को क्या मिला। वो होता है ना कि आप घर पे क्या लेके जा रहे हो, वही चीज है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या समझ आया। हम लोग क्या यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने आए थे? नहीं, हम लोग देखने आए थे क्वेश्चन का तरीका क्या है, थ्रो क्या है, ट्रेंड क्या है। शायद आप लोगों के लिए अभी ये चीज क्लियर हो गया है। अगर आपका ये सब चीज क्लियर हो ही गया है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, एकदम जो पहला स्लाइड था हम लोगों का, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग एक स्पेसिफिक जो भी एनालिसिस है वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, शायद ये सब सवाल का आंसर अभी आप लोगों को मिल गया है, ठीक है। कि नया थीम उभर के क्या आया है, किस बैलेंस क्वेश्चन हुआ है कि नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड कितना क्वेश्चन कितना हुआ है, डिफिकल्टी लेवल कितना था, रिपीट टेंडेंसी क्या है, वो शायद आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा फोन नंबर नीचे लिखा हुआ है, अगर कोई भी तकलीफ, सवाल, क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी है तो बिंदास आप कांटेक्ट कीजिए। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, टेलीग्राम नंबर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। शायद हम लोग नेक्स्ट ये सब जो सवाल हम लोगों ने देखा उसका आंसर
सभी सवाल का नहीं, जो भी एक कुछ डायनामिक क्वेश्चन थे उसका आंसर कैसे फ्रेम करना है शायद उसको लेकर डिस्कस करेंगे, या फिर कंसेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।